जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीए टेक्नोलॉजी या पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ जो बेसिक टर्म्स थी जो हमें पता होनी चाहिए जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जैसे डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्लाज्मिड, वेक्टर तथा क्लोनिंग, इन टर्म्स को हमने समझा था। इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए सबसे पहले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या प्रोसेस है, तो जैसे मैंने आपको पिछले टर्म पे भी समझाया था कि जब आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा हम लोग प्रयोगशाला में किसी जीव के जो बेसिक या मूल डीएनए हैं उससे हेरफेर करके और उसमें से कुछ डीएनए को रिमूव कर देते हैं और उसमें कुछ नया डीएनए ऐड कर देते हैं, तो जो मैनिपुलेटेड जेनेटिक मटेरियल या डीएनए हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इसके लिए कुछ और शब्द भी यूज़ हो जाते हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन, जीन क्लोनिंग, जीन मॉडिफिकेशन, न्यू जेनेटिक्स एट्सेट्रा। जो बेसिक प्रिंसिपल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि हमने जीन्स को मैनिपुलेट करना है और उसको ऑल्टर करना है, मतलब उसमें हेर फेर की जाती है। अब इसमें डीएनए के एक पीस को कॉपी करके और उसको एक दूसरे डीएनए के बीच में जब ज्वाइन कर दिया जाता है तो जो नया डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल डीएनए टेक्नोलॉजी का है, इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ये डायग्राम में आपको एक दिख रहा है वेक्टर, जैसे मैंने पिछले टर्म पे भी आपको बताया था। वेक्टर क्या होता है, ये वो संरचनाएं हो जाती हैं जो डीएनए को या रोगकारी डीएनए को एक जीव से दूसरे जीव में ले जाने का कार्य करती हैं। जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक्चुअली ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए में जो उसका मेन डीएनए होता है उसके अलावा सर्कुलर डीएनए, एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसमें जो ये प्लाज्मिड है ये डीएनए का वाहक का कार्य करता है। दूसरी तरफ आपको एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स, जैसे मैंने पिछले टर्म पे बताया था आपको, वो एंजाइम्स इनके ऊपर जब एक्ट करते हैं तो वो डीएनए को कुछ फ्रैगमेंट्स में पर्टिकुलर साइट्स पे कट जाते हैं और जो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो डीएनए की जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो अब इसमें देखिए कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा प्लाज्मिड भी कट गया और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम भी कट गए हैं और इसमें से एक पीस जो है वो प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया, तो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहेंगे, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है इसमें प्लाज्मिड प्लस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इसमें जुड़ चुका है, तो ये एक नया कॉम्बिनेशन डीएनए का बन चुका है। अब इसको होस्ट सेल में डाल के और इसकी फिर क्लोनिंग की जाएगी। अब इसमें देखिए ये अब एक बैक्टीरिया में इसको ऐड कर चला गया है ये, और यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इस तरह से इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बन के तैयार हो गई हैं। तो ये एक बेसिक टेक्निक है, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए किस प्रकार से जीन क्लोनिंग की जाती है। अब जो इसमें जो मेन टूल्स हैं, जैसे मैंने पिछली बार ये बताया था कि हमें जो टूल्स हैं वो इसमें जो डीएनए को कट करने का कार्य करता है या डीएनए को जो जोड़ने का काम करता है वो एंजाइम्स के द्वारा होता है। कट करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं उसको हम लोग एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं, और जोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम लोग लाइगेज कहते हैं। ये डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक तरह से मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है, जो डीएनए को किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर
काटने का कार्य करता है। तो जैसे ये एक डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, तो इसमें एक हरे रंग के एक सीक्वेंस दिख रही है। तो ये जो सीक्वेंस है, अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर कट कर रही है तो ये पर्टिकुलर साइड पे कट कर रही है, तो इस पोर्शन को ये कट कर देगी। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये ज़्यादातर इनका नाम जो है उस बैक्टीरिया के नाम पे रखा जाता है जहाँ से इनको आइसोलेट किया गया। फॉर एग्जांपल इकोराई ये एस्ट्रेशिया कोलाई के स्ट्रेन के ऊपर आधारित इसका नाम है, तो इसलिए इसको इकोराई कहा जाता है। अब ये जब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता है तो ये दो तरह के डीएनए के एंड्स प्रोड्यूस कर सकता है। एक जिसको हम लोग स्टिकी या स्टैगर्ड एंड्स कहते हैं, और दूसरे जिनको हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं, और दूसरे हम लोग उनको ब्लंट एंड्स करते हैं। इस तरह से दो प्रकार के इसमें एंड्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला है वो एक सर्कुलर प्लाज्मिड है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगा, तो ये जो आपको सिंगल स्ट्रैंड कि ये दो दिख रहे हैं, ये स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। दूसरी तरफ आपको एक ह्यूमन डीएनए, उसके ऊपर भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इकोराई डाला गया, तो वो भी एक स्टिकी एंड्स AATT, उधर भी AATT, ये स्टिकी एंड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये खुद आपस में भी जुड़ सकता है, या ये जो नया ह्यूमन डीएनए है उसके साथ भी जुड़ सकता है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो लीनियर प्लाज्मिड डीएनए, ये देखिए प्लाज्मिड का एक सिंगल स्ट्रैंड का एक एंड बन गया, और इधर से एक ह्यूमन जीनोम का भी एक एंड बन गया, और ये आपस में जब जुड़ सकते हैं उसको अनीलिंग कहते हैं। तो एक जो पहले वाला प्लाज्मिड है उससे थोड़ा बड़े साइज़ का प्लाज्मिड बन गया, जिसमें एक स्ट्रैंड जो है वो ह्यूमन डीएनए का आके जुड़ गया। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये जो उसको काटने का काम करते हैं डीएनए को, और लाइगेज एंजाइम्स की मदद से ये आपस में अनील या जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो सके। आज के लेक्चर में इतना ही, इसी को मैं आगे और नेक्स्ट टर्न पे समझाऊंगी।